वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अर्थव्यवस्था के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। सो उसी क्रम में आज ये हमारा छठा वीडियो है और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को कहीं और से ना भी पढ़ें, सिर्फ इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स देख लें, इनको कवर अप कर लें, तो आप यकीन मानिए जो एग्जामिनेशन में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ समीक्षा अधिकारी की, बीईओ की और यूपीपीसीएस 2024 की, सो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से ईजिली सॉल्व आउट कर पाएंगे। ठीक है, सो इस क्रम में बने रहिए, हर एक वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिए और ये वाले जो सीरीज़ है इसको किसी भी हालत में स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। अभी तक 100 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। आज जो है हम 101 नंबर के क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। कृषि में सार्वजनिक निवेश किसे माना जा सकता है, ये यहाँ पर पूछा गया है आपसे। अब इसमें दिया हुआ पहला है कि सभी फसलों की कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करना। इस चीज़ को क्या कृषि में निवेश, सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो अगर आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं भाई, इसको तो नहीं माना जा सकता। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है जिसमें बात करी गई है किसकी, कि यहाँ पर प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, ये वाली बात यहाँ पर सही है। ठीक है, अगर उनका कंप्यूटराइजेशन होगा तो उससे क्या होगा, एक तरीके से वो कृषि का जो कृषि में सार्वजनिक निवेश की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके बाद सामाजिक पूंजी विकास की बात करें तो सामाजिक पूंजी विकास ये भी कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। इसके बाद किसानों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति, क्या ये कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? तो नहीं, इसको कृषि में सार्वजनिक निवेश नहीं माना जा सकता। तो ये हमारा यहाँ पर फोर्थ वन नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ वन की बात करें, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी, ये भी नहीं होगा। इसके बाद सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज सुविधा की जो उपलब्धता है वो देना या फिर उसकी स्थापना करना, ये वाली बात यहाँ पर सही है, इसको कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। मतलब यहाँ पर एक तरीके से समझिए कि एक इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करा जा रहा है इन सारी चीज़ों के करने से, चाहे हम प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण की बात करें, चाहे हम सामाजिक पूंजी विकास की बात करें, या फिर हम बात करें सरकारों द्वारा कोल्ड स्टोरेज की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो मतलब कृषि क्षेत्र है उसमें जो उत्पाद हैं उनको रखने में, उनको चैनलाइज करने में ईजीनेस होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उसका आगे जाके बहुत परिणाम उसके देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें 2, 3 और 6 ये तीनों हों, वो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं कूट में कौन सा यहाँ पर सही है। सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर हमारा सही होगा, यानी कि 2, 3 एंड 6। ठीक है, चलो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, वीडियो में आगे चलें इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप समीक्षा अधिकारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सो किसी भी संस्थान को ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में ज़रूर जानिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है और ये है हमारा कंटेंट जहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे आपके लिए हमने पहले ही अवेलेबल करवाया था। तो इन टोटल अगर हम बात करें तो आपका 125 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से ही मिले हैं। दैट मीन्स कि अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया हुआ है तो आपका सिलेक्शन इंश्योर हो जाता है। ये पेड क्विज है, अगर आपने पेड क्विज ज्वाइन कराया तो पेड क्विज में भी देखिए यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। सो कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विस के द्वारा ना करवाया गया हो। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो जिनको करवाया गया है और एग्जामिनेशन में वो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। सो आप लोगों को ये मेरा सजेशन है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं बीईओ की, आरओ की, उत्तर प्रदेश पीसीएस की, तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं 7523864455, 8564880530, 9696066089, इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर से व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करना चाहें तो आप ये 7838692618 इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताना सिर्फ इतना सा ही मेरा पर्पस है इसको बताने का, ताकि आप किसी और के ट्रैप पे ना फंसें। आप वहाँ से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें, उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करें जहाँ से आपकी सफलता सुनिश्चित हो।
क्योंकि आज की डेट में अगर आप बात करें तो भाई समय ये सबसे कीमती है। जो मनी है वो इतनी वैल्यू नहीं रखती, बट आपका टाइम बहुत मायने रखता है। एक साल जो आपकी तैयारी होगी वो डिसाइड करेगी आपका पूरा आने वाला फ्यूचर। सो आप अपने टाइम को वेस्ट बिल्कुल ना करें, वहाँ इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका सिलेक्शन इंश्योर हो रहा है। तो ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू जो पढ़ाया गया है, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, सो उसी के यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आए और कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से पूछी गई है, जो अभी पीसीएस का 14 मई को पेपर हुआ है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जानकारी होना बेहद ज़रूरी है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी करनी चाहिए। सो ज्ञान सर को आप तुरंत ज्वाइन करिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को। जो नंबर्स मैंने आपको बताए उन नंबर्स पर कॉल करिए। और उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ बीईओ, इवन अगर आप लोग वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के भी लेटेस्ट बैच को लॉन्च किया गया है, जिसके थ्रू आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सो फिर मिलते हैं। के बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में आपसे यहां पर पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने के लाभ या फिर फायदे ये क्या हैं। पहला, यह कृषि जिन्सों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। दूसरा, यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे कैसे हैं, सही हैं। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि बाजार इस योजना को लागू करने के दोनों यहाँ पर ये फायदे हैं। पहला, कृषि जिन्सों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल, जहां पर वो अपना सामान को बेच सकते हैं, ऐसा एक पोर्टल प्रोवाइड किया गया है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के अंतर्गत। दूसरा, किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। सो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी, ये दोनों ही यहाँ पर हमारे सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रति व्यक्ति जन्म की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा सकती है। अब ये बहरीन है, इजराइल है, जापान है, या फिर ये है आपका सिंगापुर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सिंगापुर। यहाँ पर प्रति वर्ष जन्म की तुलना में मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा सकती है जापान में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहकारी खेती के विचार को स्वीकार नहीं किया। कौन है जिसने सहकारी खेती के विचार को स्वीकार नहीं करा। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, या फिर अबुल कलाम आज़ाद। तो सही आंसर क्या आएगा आपका चौधरी चरण सिंह। ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे, जो सहकारी खेती है उसके। ठीक है, तो उस विचार को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, बल्क कैपिटलिस्ट से क्या अभिप्राय है। किसान जो गरीब हैं, किसान जो अमीर हैं, किसान जिनके पास कुछ संसाधन है लेकिन धनी नहीं है, किसान जो बड़े जमींदार होते हैं। तो कौन सा यहाँ पर सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि किसान जिनके पास कुछ संसाधन है लेकिन धनी नहीं है, उनको बुल्क कैपिटलिस्ट कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। अब ये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण है, काश्तकारी सुधार है, या फिर बहुफसल योजना है। कौन सा है जो आपका भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो सही आंसर ऑप्शन डी, यानी कि बहुफसल योजना, ये भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, जबकि काश्तकारी सुधार और भूमि जोतों की अधिकतम संख्या का निर्धारण और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ये तीनों ही भारत में भूमि सुधार का हिस्सा हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कृषि विकास के अनुकूल कृषि संरचना बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए हैं। बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, भूमि जोतों की सीमा और उपरोक्त सभी। तो अभी हमने ऊपर इस चीज़ को देखा भी है, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी कि बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और भूमि जोतों की संख्या, इन सब के बाद जो है, मतलब इन सब उपायों के थ्रू जो है कृषि विकास के अनुकूल कृषि संरचना बनाई गई है हिंदुस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। अब यहाँ पर आपको दिया गया है कि भारत में काश्तकारी सुधारों के उपाय के संदर्भ में
कौन से कथन सही हैं। जो सही कथन है वो आपको यहाँ पर बताने हैं। पहला यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें बात करी गई है कि काश्तकारी लगान का विनियमन करना यानी कि उसका रेगुलेशन करना, तो ये बात तो सही है, इसको अभी हमने ऊपर 2 क्वेश्चन में देखा हुआ है। इसके बाद है कार्यकाल की सुरक्षा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फिर काश्तकारों को मालिकाना हक प्रदान करना, ये भी यहाँ पर सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, जिसमें 1, 2 और 3 तीनों ही सही हों, ठीक है, तीनों दिए हों, तो 1, 2 और 3 डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है। अब इसका सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन सी यानी कि 42.61, ठीक है, इतना परसेंट जो जनसंख्या का है वो कुल नगरीय जनसंख्या में महानगरों की जनसंख्या का परसेंटेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में सीमांत जोतों का आकार कितना है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, सीमांत जोतों का 1 हेक्टेयर से कम की कैटेगरी में जो जोत आते हैं वो सीमांत जोत की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच की जोत होती है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सीमांत किसान, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा कि वो किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच की जोत होती है, मतलब इतना ही उसके पास खेत होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सीमांत किसान। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है गेहूं में सिंचाई के लिए आवश्यक क्रांतिक अवस्था क्या है। ये CRI स्टेज है, ये टिलरिंग स्टेज है, ये बूटिंग स्टेज है, या फिर ये ज्वाइनिंग स्टेज है। तो कौन सी स्टेज है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, CRI स्टेज। ये गेहूं में सिंचाई के लिए आवश्यक क्रिटिकल जो उसकी स्टेज होती है वो है क्रिटिकल अवस्था, CRI स्टेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में धीमी कृषि विकास का प्रभावी कारण है। ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी, कुशल श्रम, शहरों से गांव की ओर पलायन। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि ग्रामीण गरीबी। ये जो है भारत में धीमी कृषि विकास का एक प्रभावी कारण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, ठीक है, और सही उत्तर आपको बताना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने में यहाँ पर दिक्कत होगी, ये ABCD जो है ये सूची 1 के अंतर्गत है और 1 2 3 4 जो है ये सूची 2 के अंतर्गत है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें बड़े सीमांती जमींदारों को आवंटित भूमि। अब ये किसके साथ यहाँ पर जो है मिलान इसका होगा, तो यहाँ पर जो इसका मिलान होगा वो किसके साथ होगा, वो होगा आपका जो पहला वाला है यानी कि जागीरदारी प्रणाली, ठीक है। तो पहला वाला हमारा किसके साथ होगा, जागीरदारी प्रणाली के साथ, यानी कि A1 यहाँ पर हमारा सही होगा। आगे देखें, राजस्व किसानों या लगान संग्राहकों को आवंटित भूमि प्रणाली, भूमि आवंटित भूमि जो है ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा आपका जो चौथा यहाँ पर दिया हुआ है जमींदारी व्यवस्था, इसके अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका B4, A1 आएगा, B4 आएगा। इसके बाद प्रत्येक किसान को उप किराए पर भूमि पर देने, गिरवी रखने, उपहार देने या बेचने के अधिकार के साथ आवंटित भूमि, तो ये आएगी आपकी रैयतवारी प्रणाली, यानी कि C आएगा आपका किसके साथ में, 2 के साथ में, C2। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो ग्राम स्तर पर राजस्व बंदोबस्त, ये आएगा आपका महलवारी प्रणाली, यानी कि D3, ठीक है। सो हमारा कोड क्या होगा, 1423, ये हमारा यहाँ पर सही होगा। सो यहाँ पर देखते हैं कोड कौन सा है, ऑप्शन बी जो है उसमें हमारा 1423 कोड है, तो यही हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारे आज के इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है भारत की काली मिट्टी किसके उत्पादन के लिए अत्यधिक अनुकूल है। तो ऑब्वियस सी बात है कपास की फसल, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसके लिए अनुकूल है ब्लैक सॉइल, ठीक है। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और प्रीवियस वीडियोज़ को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर वीडियो को कंप्लीट देखिए। थैंक यू सो मच।